Hello, dear student. In civics, we are discussing chapter federalism, and in this chapter, we have discussed the last topic, the key features of फेडरेशन। फेडरेशन के कुछ फीचर्स में हमने देखा था कि फेडरेशन में दो या दो से अधिक टायर की गवर्नमेंट होती है और हर एक गवर्नमेंट का मीन्स हर लेवल या हर टायर की गवर्नमेंट का अपना एक ज्यूरिडिक्शन होता है और यह ज्यूरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया जाता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस हैं या कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस हो उसे दोनों लेवल की गवर्नमेंट की कॉन्सेंट होने पर ही उस चीज़ को चेंज किया जा सकता है या उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अलग अलग मैटर रखते हैं, तो कुछ मामले में हमारी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं जहाँ पर स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को दोनों का कॉन्सेंट होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हर एक गवर्नमेंट के लिए उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं, इनमें किसी भी तरीके का इंटरप्रिटेशन या इसमें कोई भी हस्तक्षेप हो वह सिर्फ कोर्ट कर सकती है। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट एंड कंट्री लेवल पे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। लोकल कोर्ट्स का भी अरेंजमेंट होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह भी बनते हैं। तो ये तो हमने इन कुछ फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करते हैं फेडरेशन के कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। अब बात आती है कि कोई भी गवर्नमेंट है उसको गवर्न करने के लिए फाइनेंशियल ज़रूरी होता है कि उसका फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, इनकम कहाँ से हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको इनकम कहाँ से होगी, स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको कहाँ से होनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है कि ऑलरेडी हमारा जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसमें ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि किस तरीके के टैक्सेशन से स्टेट गवर्नमेंट को इनकम होगी, किस टाइप का टैक्सेशन ऐसा होगा जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, कहाँ पर दोनों को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में रेवेन्यू सोर्सेस को भी अच्छी तरीके से स्पेसिफाइड किया गया है। The federal system thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country, and second is to accommodate regional diversity। अब बात आ रही है कि यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है ये दो चीज़ें या दो ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, कि स्पेशली दो उद्देश्यों को लेकर के फेडरल सिस्टम अपना आगे काम करते। पहला है सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो यूनिटी है उसको सेफ गार्ड करना, इट मीन्स उसको बनाए रखना और यूनिटी को आगे प्रमोट भी करते रहना। हर एक लेवल पे कोशिश करना कि यूनिटी हमारी कंट्री की बरकरार रहे, उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी चीज़ टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब ये चीज़ हम देखें इंडिया के कॉन्सेप्ट में तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। इंडिया में डाइवर्सिटी हर एक लेवल पे देखने को मिलती है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर एक डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है, एक साथ ले करके चलता है। तो ये फेडरल सिस्टम का एक बेहतर एग्जाम्पल है हमारे कंट्री में कि यह रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर रही है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं और किसी एक लैंग्वेज को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है। तो ये बताता है कि हम रीजनल डाइवर्सिटी को भी फेडरल सिस्टम एकोमोडेट करने में हेल्प करता है। आगे चीज देखा जाए, therefore two aspects of crucial for the institution and practice of the federalism।
Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. अब यहाँ देखा जाए कि जो फेडरलिज्म जहाँ पर चल रही हैं उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं फेडरेशन के लिए, उनमें दो चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं कि जहाँ पे दो चीज़ों को रिक्वायरमेंट करती हैं। पहली चीज़ कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। कि पहली चीज़ इसमें बताया गया कि फेडरलिज्म के लिए सबसे बड़ा एक्सपेक्ट क्या होना चाहिए, क्या सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फेडरलिज्म के। तो पहली चीज़ क्या बताई गई है कि जो डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनको एग्री होना चाहिए कि हम पावर शेयरिंग के रूल को एक्सेप्ट कर सकें, कि हम एक दूसरे की पावर को शेयर करें और उसको बिना हस्तक्षेप के या कुछ कंट्रोल के साथ अपने काम को जुरिडिक्शन में रहते हुए करते रहें। तो ये हर एक गवर्नमेंट की एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है, बिना इसके फेडरलिज्म हमारा सही ढंग से काम नहीं कर पाती है। अगली चीज़ कह रही है कि दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है पावर शेयरिंग से रिलेटेड, इस पे इन लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारी जो भी हम जिस एग्रीमेंट के पार्ट हैं वो हमें कहीं ना कहीं बेहतर वर्क देगा, बेहतर हमारे ऑब्जेक्ट को पूरा करने में हेल्प कर सकता है, उससे हम अलग नहीं होना चाहेंगे। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, लोगों के अंदर ये ट्रस्ट होना चाहिए, उनके अंदर एक ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, जिस ट्रस्ट की बदौलत ये पावर शेयरिंग को करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगली चीज़ कहा जाए कि एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। अब ध्यान दीजिए कि ये चीज़ यहाँ पे क्या कही जा रही है कि जो आइडियल फेडरल सिस्टम है जिसको हम एकदम आदर्श मान सकते हैं कि कौन सा फेडरलिज्म आदर्श माना जाएगा, तो वहाँ पे कह रहा है कि पहली चीज़ ये कह रहा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना ज़रूरी होगा, कि जैसे पावर शेयरिंग हो गई, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पावर शेयर करके हम रूल्स को फॉलो करते हुए चल रहे हों, दैट इज़ द म्यूचुअल ट्रस्ट। अगली चीज़ कह रहा है कि एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि हम एग्रीमेंट साइन कर दिए, हम अपनी जगह पे सही, आप अपनी जगह पे, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे आज के डेट में हम इंडिया में देखें तो बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आपके सिक्किम को आप ले लीजिए, पहले हमारा जम्मू कश्मीर भी था, जो हमारे कंट्री का पार्ट होते हुए भी कुछ ना कुछ उसको स्पेशल पावर दिए गए थे, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट किए गए थे, जिसके बदौलत कश्मीर हमारा पार्ट होते हुए भी कुछ उसको स्पेशल राइट दिए गए थे, लेकिन वो चीज़ें हट गई हैं। तो दैट इज़ द एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो ये दोनों चीज़ें हमारी एक फेडरल सिस्टम की अगर बात की जाए, जो आदर्श रूप हो जो होना चाहिए फेडरल का, उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर का भी कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ फेडरेशन। आज हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another। जैसे ये कहा जा रहा है कि पावर शेयरिंग हम जो कर रहे हैं, यह पावर शेयरिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पे किस टाइप की होनी चाहिए, किस में कितना देना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा करना है, कहाँ पे कम करना है, या उनको इक्वल ही रखना हो। तो ये जो होता है बैलेंस ऑफ पावर होता है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये अलग अलग तरीके के फेडरेशन में अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन में, तो ये चीज़ और क्लियर होगी। दूसरी चीज़ कह रहा है कि द बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। दूसरी चीज़ ये कह रहा है
कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे इंडिया का है, तो इंडिया का फेडरेशन जिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बना, तो इसको एक अलग दिशा निर्देश मिला। आप यूएसए की फेडरेशन को लीजिए, तो वहाँ का कुछ अलग ही बैकग्राउंड था। जिस समय फेडरेशन एक्सेप्ट किया गया यूएसए में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग ही सिस्टम था। तो अलग सिस्टम होने की वजह से वहाँ का फेडरेशन अलग दिखाई देता है, वहाँ का बैलेंस ऑफ पावर अलग होता है। सो आज हम अगली टॉपिक हम ये देखेंगे, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ पे हमको क्लियर होगा कि बैलेंस ऑफ पावर जो है फेडरेशन में, वो अलग अलग क्यों होता है, उसमें किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो हम यहाँ से ज़्यादा क्लियर हमको समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म हमारे कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली फेडरलिज्म जो होता है वह हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। सो लेट वी डिस्कस अबाउट इट। इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit. It helps to maintain sovereignty and security. Each state is equally strong. कमिंग टुगेदर फेडरेशन में बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। और ये पूरा स्टेट जो इंडिपेंडेंट है, तो ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सॉवरेनिटी को मेंटेन करना और कंट्री की सिक्योरिटी को मेंटेन करना। और सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, हर एक स्टेट के पास इक्वल राइट होती हैं, इक्वल स्ट्रेंथ होती हैं, इक्वल कैपेबिलिटी तो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर पावर वगैरह के मामले में बात की जाए तो स्ट्रेंथ राइट्स के मामले में बात की जाए तो सबके पास एक होती है। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होने का ही मतलब है कि इक्वली स्ट्रांग होना, लगभग एक जैसे वो होते हैं। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमको यूएसए में दिखाई देता है। तो यूएसए में क्या था कि हर एक स्टेट क्या था कि छोटे छोटे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो उनको उस समय जब कॉलोनिज्म चल रही थी पूरे विश्व में, तो उसमें उनको डर लग रहा था कि कहीं बिगर या स्ट्रांग कंट्रीज जो थी वह आकर के फिर दोबारा हमको कॉलोनी के रूप में या हमको अपना स्लेव बना सकती हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो सारे स्टेट आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम सब मिल कर के एक साथ रहेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस स्टेट से या एक बिगर यूनिट से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन उसका ऐसा सिस्टम बनता चला गया और वर्तमान में भी ऐसा सिस्टम उसका है कि वो चाह करके भी कोई स्टेट एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता है। तो ये यूएसए का एक देखा जाए तो यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ अलग था। वह अपने आप को सेफ गॉड देने के लिए उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट करके अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हुए एक बिगर यूनिट का पार्ट बनना स्वीकार करते हैं। दैट इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अगला जो हमको मिलता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा भी गया है कि आपका एक यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इसके नाम हमारा फ्रांस नहीं होगा, स्विट्ज़रलैंड है। तो ये हमारे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमको कमिंग टुगेदर फेडरेशन दिखाई पड़ता है। अगला हमारा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी एक बहुत बड़ी कंट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है कि क्या मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे मतलब ये है कहने का कि कमिंग टुगेदर में हमने देखा कि अलग अलग स्टेट सामने आते हैं और एक बिग यूनिट बनाते हैं। होल्डिंग टुगेदर का एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंट्री स्टेट में डिवाइडेड होती हैं और उनको
एक कुछ प्रॉपर राइट्स भी दिए जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, बट एक हमारी मेन पावरफुल या कहा जाए तो उनको कंट्रोल करने वाली एक यूनिट भी हमको दिखाई पड़ती है. सो लेट मी डिस्कस अबाउट इट कि इन it is where a large country decided to divide its power between the constituent states and the national government. कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि a large country decided to divide its power. क्या अभी बात क्या कही जा रही है कि एक लार्ज कंट्री है जिसने डिसाइड किया डिवाइड इट्स पावर, अपनी पावर को डिवाइड करने का. कि एक बड़ी कंट्री है जिसने अपने पावर को डिवाइड करने का निर्णय लेती है. और ये पावर किन के बीच में हुआ? द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. कि कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड जो छोटी छोटी एरियाज हैं उस कंट्री के, उन्हीं को स्टेट कहा गया है और उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट कहा गया है. तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट को आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट करिए या नेशनल गवर्नमेंट करिए, ये हमारे दोनों हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड करने का डिसीजन एक बड़ी कंट्री जहाँ पे करती हो वहाँ का फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है. इट हेल्प्स फॉर एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी. ये जो कॉन्सेप्ट इसलिए अप्लाया गया है कि जो उस बिग यूनिट का या बिग लार्ज कंट्री का उसमें जो डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करने में हेल्प की जा सके. जहाँ जहाँ पे जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी विविधताएं देखी जा रही हैं, जिसको लेकर के आगे भविष्य में मतभेद हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को एकोमोडेट करके आगे बढ़ने की कोशिश कराना ही होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक मेन ऑब्जेक्ट है. Some states might be given more power. The ultimate power lies in the hand of central. कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स होते हैं जहाँ पे कुछ उनको एडिशनल प्रोविज़न भी दिए जाते हैं या स्पेशल पावर भी दे दिए जाते हैं. जैसे इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाते हैं. हमारे कुछ ऐसे स्टेट जैसे हमारा जम्मू कश्मीर था, उसको भी कुछ था बट 2019 के बाद उसको हटा दिया गया है. तो लेकिन ये देखा जाए तो कुछ स्टेट को भले ही स्पेशल पावर दिए जा रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेट पावर होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट पावर होता है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो इसमें देखा जाए कि किन किन कंट्रीज़ में पाई जाती है, तो इंडिया में, फिर आपका स्पेन है, आपका बेल्जियम है. ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हम देख सकते हैं. अगले टॉपिक हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. कि हमारी जो कंट्री है इसको हम कैसे कहते हैं कि यह एक फेडरल कंट्री है, या हम कहेंगे किन किन बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है. तो वैसे तो इंडिया का नेचर ही है फेडरलिज्म का, बट हम थोड़ा सा आज ओवरव्यू देखते हैं, वो बेसिस समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन बेसिस पे हम देख सकते हैं या अपनी कंट्री को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी कंट्री वाकई एक फेडरल कंट्री है. पहली चीज़ कहा गया है डिवीज़न ऑफ पावर्स. तो डिवीज़न ऑफ पावर्स के मामले में अगर बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फेडरल कंट्री है, क्योंकि इंडिया एक सिंगल कंट्री है जहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है. मैक्सिमम कंट्रीज़ में, विश्व की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमको सिर्फ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही दिखाई देती है, लेकिन इंडिया में हमको 3rd लेवल का भी हमको गवर्नमेंट दिखाई देती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हमारी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये चीज़ें आती हैं. तो डिवीज़न ऑफ पावर के मामले में अगर हम बात करें
तो पावर क्या है, स्टेट के पास भी डिवाइडेड है, सेंट्रल के पास भी डिवाइडेड है, और कुछ पावर हमारी लोकल गवर्नमेंट के पास भी है। तो डिवीज़न ऑफ पावर देखा जाए तो ये बेहतर तरीके से है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अच्छा खासा इसको बताया गया है। अगली चीज़ है कि सम स्टेट्स आर गिवन मोर पावर्स, कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको कुछ स्पेशल पावर भी दिए गए हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है एंड वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगली बात की जाए कि यूनियन टेरिटोरीज का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे ऐसे ही बहुत ज़्यादा विवादित मुद्दे भरे जो जगह हैं जिनकी लोकेलिटी बहुत सही नहीं है, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे दो स्टेट के बीच में झगड़े हों या उनको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हो, ऐसी जगहों की क्या किया गया, यूनियन टेरिटोरीज बना दी गई हैं। अगली चीज़ देखा जाए तो ज्यूरिडिक्शन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पावर डिवीज़न को पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है कि किन किन सब्जेक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट काम कर सकती है, किस टाइप के सब्जेक्ट होंगे तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों साथ हो सकती हैं। तो ज्यूरिडिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, उनके रोल्स को, उनकी लिमिटेशंस को, उनकी एरिया को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। अगली चीज़ है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इंडिया में जो गवर्नमेंट का लेवल होता है वो 3 लेवल पे दिखाई पड़ता है। तो ये चीज़ें तो हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखी है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे समझने की इनका पूरा डिटेलिंग। थैंक्स टू ऑल।